आज घर का माहौल बहुत ही गमगीन था। भैया का सामान ट्रक से उतारा जा रहा था और हमारे पुराने घर में इस सामान के लिए जैसे तैसे जगह बनाई जा रही थी। मेरे भतीजे और ममेरे फुफेरे भाई सभी सजल नेत्रों के साथ सामान उतार रहे थे। वे किस तरह सहेज और संभाल कर सामान उतार रहे थे, उसे देखकर मन भीग सा गया। काश भाभी भी जीवन को इसी तरह सहेज कर चलती तो डर के मन के साथ भैया को आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। मन बरबस ही आज से 12 साल पहले के माहौल में चला गया, जब भैया मात्र 20 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफल रहे थे। घर में मम्मी पापा ही क्या, हम सब भाई बहन भी बेहद खुश थे। भैया दिल्ली में सेना मुख्यालय में निजी सहायक के पद पर चयनित हुए थे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनके जीवन में खुशी का ये क्षण आया था। मम्मी और पापा ये सोचकर अत्यंत भावुक हो गए थे कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बेटा कहाँ रहेगा, उसके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन भैया बहुत उत्साहित थे। एक युवा मन में नौकरी पाने के बाद जो उमंग और उत्साह होता है, वो सब भैया में मौजूद था। भैया अपना सूटकेस लेकर एक अनजान शहर में जा चुके थे। दिल्ली जैसे महानगर में रहने की समस्या, खाने पीने की समस्या और ऑफिस आने जाने की समस्या से भी भैया का सामना हुआ और उन्होंने इसका न केवल डट कर मुकाबला किया बल्कि इस पर विजय भी पाई। बड़े शहर में जितने जन उतने सपने। हर इंसान एक जीता जागता सपना होता है और अपने सपने से संघर्ष करता हुआ नजर आता है। भैया भी इस भीड़ में शामिल हो गए थे और अपने सपनों को साकार करने में जुट गए। भैया ने पढ़ाई से नाता जोड़ा रखा और तमाम तरह की तकलीफ़ों से अकेले जूझते हुए उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने आप को सिविल सेवा के लिए तैयार करने में जुट गए। लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। भैया को जब भी अवकाश मिलता था वो घर आ जाते थे और हम सब मिलकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे 5 वर्ष निकल गए। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। पापा अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। मैं खुद इंजीनियरिंग करने के बाद एक अदद नौकरी की तलाश में भटक रहा था। उधर भैया भी अपना जीवन स्तर उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम सब बहुत ही खुश थे और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। भैया के सरकारी नौकरी में होने की वजह से उनके लिए जगह जगह से शादी के रिश्ते आने लगे थे। भैया बेहद स्मार्ट एवं सुडौल शरीर के मालिक थे। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी, सुंदर व तेज दिमाग वाली हो, ताकि दिल्ली जैसे शहर की सच्चाइयों के साथ जी सके। साथ ही भैया को अपनी परिपक्वता से कुछ सुकून के पल दे सके, क्योंकि वो अब तक संघर्ष करके बुरी तरह से थक चुके थे और प्यार की अपनत्व भरे सहयोग की शीतल छांव में थोड़ा विश्राम करना चाहते थे। भैया की यह तलाश इंदौर जाकर समाप्त हुई। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी में दोनों परिवारों ने दिल खोलकर खर्चा किया था। शादी संपन्न होने के बाद सभी अपनी अपनी घर गृहस्थी में रम गए। भैया भाभी बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर कहीं बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया और वे लोग हनीमून मनाने के लिए शिमला गए। मम्मी पापा भी अपने को थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे, क्योंकि पापा ने अपनी एक जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा जो दी थी। भैया अपनी नौकरी और पत्नी में लीन हो गए। कभी कभी मम्मी शिकायत भरे लहजे में कह भी देती थी कि शादी के बाद तू बदल गया है, लेकिन ऐसा शायद नहीं था।
भैया ने भाभी को भी आगे पढ़ने व अपना एक मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के चलते वो ऐसा न कर सकी। जैसा भैया चाहते थे वो अपने को पति तक ही सीमित रखती थी और घर में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि मम्मी और पापा से भी वो बात करना पसंद नहीं करती थी। भैया सदैव भाभी को खुश रखने का प्रयास करते थे। उन्हें न केवल सारी सुख सुविधा देने का प्रयास करते बल्कि भाभी की हर इच्छा को पूरी करना अपना कर्तव्य समझते थे। अपने प्रति भैया का यह लगाव भाभी ने उनकी कमजोरी समझ लिया और फिर पूरे षड्यंत्र के तहत वो सब किया जो आज की आम बात हो गई है। भैया के घर आने पर वो किसी को कुछ नहीं समझती थी, लेकिन हम लोग भैया के डर से चुप रहते थे और सोचते थे कि थोड़े दिनों के लिए आए हैं, जैसे रहते हैं रहने दिया जाए, क्योंकि दोनों अपनी ज़िंदगी से खुश थे और उनकी खुशी में ही हम सब की खुशी थी। भाभी हमेशा अपने मायके वालों को ही सब कुछ समझती रहीं और उनके अंदर कभी इस परिवार के प्रति समर्पण व त्याग की भावना नहीं जागी जिसमें वो शादी करके आई थी। शायद उनकी शिक्षा ही ऐसी थी कि उनका दिमाग सदैव इसी बात में लगा रहता था कि किस प्रकार भैया को घर की तरफ से विमुख रखा जाए। भैया का वैचारिक स्तर काफ़ी ऊंचा व सुलझा हुआ था। भैया और मम्मी की वैचारिक बहस में कभी कभी मतभेद हो जाया करता और इस वैचारिक मतभेद का भाभी व उनके मायके वालों ने बड़ा गलत फ़ायदा उठाया। भाभी को कभी भी हमारे परिवार के सदस्यों का सम्मान करने की शिक्षा नहीं दी गई। भैया भी भाभी पर ही विश्वास करते थे, लेकिन भाभी लगातार इसी विश्वास का फ़ायदा उठाने में लगी थीं और अपने घर वालों के साथ मिलकर भैया को उनके परिवार से दूर रखने का घिनौना प्रयास ही करती रहीं। भाभी के मम्मी पापा व अन्य रिश्तेदार उनका लगातार दिमाग खराब कर रहे थे। वे इन बातों को समझ नहीं पा रही थीं कि ऐसा करके अपनी ही घर गृहस्थी में आग लगा रही हैं। भैया को उनके परिवार से दूर रखने की जो कुत्सित मुहिम चलाई जा रही थी, उसका पता उनको अपने ही ससुराल के एक अन्य सदस्य से लग गया और भैया ने अपने ससुराल वालों के यहाँ आना जाना व उन्हें महत्व देना बंद कर दिया। लेकिन तब तक भाभी का दिमाग इतना खराब कर दिया गया था कि वो इससे उबर नहीं पा रही थी और उन्हें वही सही लगता था जो उनके मायके वाले कहते थे और आखिर तक इस मकड़ जाल से वो कभी नहीं निकल पाई। भाभी का दिमाग इतना खराब कर दिया गया कि वो भैया पर शक करने लगी। भैया की हर गतिविधि को शक के घेरे में रखकर देखने लगी और उनका दिमाग एक कूड़ेदान की तरह हो गया था, जिसमें कितनी भी अच्छी बातों को डाला जाए वो सड़ ही जाती है। भैया ने भाभी को प्यार से कई बार समझाने का प्रयास किया और कहा कि अपना दिमाग ठीक रखो। भाभी के शंकालु स्वभाव के कारण भैया की परेशानी बढ़ गई और वह चिड़चिड़े हो गए। जब भाभी प्यार से नहीं मानती थी तो धीरे धीरे उनके बीच झगड़ा होने लगा और उनका घरेलू जीवन एकदम नीरस हो गया। दोनों अकेले रहते थे लेकिन खुश नहीं थे। भैया भाभी को अपने हिसाब से रहने को कहते थे, पर भाभी का अहम बहुत ही ऊंचा था। उन्होंने भैया की कोई बात ना मानने की जैसे कसम ही खा ली थी। भैया को अपने
सपने टूटने से लगे और धीरे धीरे यह बात घर के बड़े बुजुर्गों तक भी पहुंच गई। भैया को यह जानकर भी बहुत दुख हुआ था कि भाभी के मायके वाले भी उन्हें समझाने को तैयार नहीं थे और लगातार षड्यंत्र रच रहे थे। भैया और भाभी के बीच का तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसे देखकर दोनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए थे। भाभी बेचारी छिपे अपने मायके फ़ोन करके उल्टा सीधा बताने लगी, जिसने जलती आग में घी का काम किया। समस्या के प्रति भाभी के मायके वाले कभी गंभीर नहीं रहे और उन्होंने कभी आमने सामने खुलकर बात नहीं की और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। एक रात भाभी दिल्ली जैसे शहर से अकेली भैया को बिना बताए ही अपने मायके पहुंच गईं। उनके घर के लोग पहले से ही भरे बैठे थे। उन्होंने भैया को सबक सिखाने की ठान ली। उधर भाभी के इस तरह से अचानक चले जाने से भैया बहुत परेशान हुए और जगह जगह उन्हें ढूंढते रहे। भाभी के मायके फ़ोन करके पूछने पर भी उन लोगों ने भैया को नहीं बताया कि भाभी उनके पास पहुंच गई हैं और भाभी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज करवा दी। इसी के बाद भैया के ससुराल के लोग उन्हें बर्बाद करने की सोचने लगे। भैया पर क्या बीत रही थी जब इस बात का पता घर के लोगों को चला तो कुंबे के बड़े बूढ़ों को लेकर पापा भाभी को लेने उनके घर गए, लेकिन उन्होंने शायद फैसला कर लिया था कि लड़की को नहीं भेजना है। वहाँ सभी बड़ों का अपमान होता रहा और भाभी पर्दे के पीछे से ये सब देखती रहीं। वो हमारे परिवार की बुजुर्गियत को शर्मसार होते चुपचाप देखती रहती थी। इधर भैया ये सोचकर बहुत ही परेशान थे कि जिस औरत के साथ वो पिछले 5 सालों से रह रहे थे और जिस पर वो अपनों से ज़्यादा भरोसा करते थे, वही औरत उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस औरत की संवेदनशीलता मर चुकी थी। भैया ने कई बार भाभी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वालों ने भैया को अपनी ही पत्नी से बात नहीं करने दी। इससे बड़ा दुख तो इस बात का है कि भाभी ने कभी भी एक बार भी अपनी तरफ से भैया से बात नहीं की। भैया एक बार खुद भाभी को लेने पहुँचे तो ससुराल वालों ने सभी परंपराओं व मान्यताओं को ताक पर रख कर उनको बेइज्जत करके घर से ही निकाल दिया। और ये सब होते हुए भाभी चुपचाप देखती रहीं। इतना सब हो गया कि आपस का प्यार व विश्वास तार तार हो गया। रही सही कसर भाभी की उस हरकत ने पूरी कर दी जिसे आज औरत अपना सबसे बड़ा हथियार मानती हैं, और वो है भारतीय कानून की धारा। भाभी ने भैया पर कई बेबुनियाद आरोप लगाए, उन्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, उन पर मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और ऐसे आरोप भैया के लिए मौत के समान थे। वो अपने पर लगाए गए आरोपों से टूट गए। भाभी ने मम्मी व मुझ पर भी आरोप लगाए, मेरी बड़ी बहन पर भी आरोप लगाए, जबकि हम सब उनसे करीब 1500 किलोमीटर दूर रहते हैं। लेकिन यह एक परंपरा चल निकली है कि दहेज के घेरे में सभी को रखा जाए और परेशान किया जाए। भले ही सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। पुलिस भी कानून के आगे बेबस है। भैया के लिए इन आरोपों का आघात किसी वज्रपात से कम न था। उनका सारा जीवन तबाह हो गया। इस घटना के बाद हंसते मुस्कुराते भैया गम के गहरे सागर में चले गए थे, जहां से उबरना उनके लिए शायद अब कभी संभव नहीं होगा।
और हम लोग उन्हें धीरे धीरे खत्म होते देखने के लिए विवश थे। भैया के लिए ये असहनीय बात थी कि वो एक ऐसी औरत के साथ पूरे मन से रह रहे थे जो पूरे मन के साथ उनके साथ नहीं रह रही थी। वो दोहरे चरित्र की साक्षी थी। उनके दिलो दिमाग में भैया के लिए कितना जहर भरा था, यह उनके द्वारा लिखे गए शिकायती पत्रों से पता चलता है, जो कि उन्होंने थाने में व भैया के ऑफिस में लिखे और जिसके कारण भैया की सरकारी नौकरी चली गई। उस दिन तो भैया पूरी तरह से ही टूट गए, जिस दिन इंदौर की पुलिस ने माँ व दीदी को थाने में आने के लिए कहा। भाभी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो क्या कर रही हैं। किसी की माँ बहन को पुलिस से बेइज्जत कराने का क्या मतलब होता है, ये शायद उन्हें मालूम नहीं था। आज भैया बीमार हैं और बहुत ही थके थके से लगते हैं। वे अकेले में बहुत रोते हैं और शायद उनका पुरुष मन उन्हें सबके सामने रोने नहीं देता, इसीलिए वे रसोई में प्याज काटने चले जाते हैं ताकि उनकी आंखों के पानी को प्याज के आंसू समझा जाए। लेकिन मैं इतना नादान नहीं था। मैं जब भी भैया को देखता यही सोचता कि इस देश का कानून क्यों एक औरत को इतनी निरंकुश होने की इजाज़त देता है कि वो अपने अहम को शांत करने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दे। किसी के भी आत्मसम्मान के साथ मनमाना खेल खेल सके। पूरे घटनाक्रम में भाभी पूरी तरह से खुद षड्यंत्र का शिकार नजर आ रही थीं। भारत में औरत को त्याग, बलिदान व तपस्या की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन भाभी तो छोड़ गई थीं भैया को तिल तिल मरने के लिए। इतनी बेरहम पत्नी भगवान किसी को भी ना दे। मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य है कि वो इतना सब होते हुए प्रत्यक्ष देखने के बाद इस संसार में कैसे चैन से रह सकेंगी, कैसे वो अपने आप से नज़रें मिला सकेंगी और इस दंश से अपने आप को कैसे मुक्त कर सकेंगी कि वो एक घर से भागी हुई तथा एक जिंदा दिल इंसान और भैया की रोजी रोटी की हत्यारिन है। ट्रक वाला मुझसे बाकी पैसे देने को कह रहा था और मेरी तंद्रा टूट गई। मैं वर्तमान में आ गया था। भैया का सामान उतारा जा चुका था और भैया के स्वर्गीय कैरियर का दुखद अंत हो चुका था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।